नमस्कार साथियों, माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना। दुर्ना बैच के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लिक्विड सॉल्यूशन को देखेंगे, इसके पूरे थ्योरीज को देखेंगे, डेफिनेशंस को देखेंगे, 2 नंबर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, 5 नंबर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोज या दुर्ना बैच को फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के अनुसार दूसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है बिलियन या सॉल्यूशन। चैप्टर 2 है, मिश्रण की बात करते हैं। मतलब मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इसको कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर और ये होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है तब उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। जब उसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, एक मिनट, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग, मतलब देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर नहीं होगा, तब उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि जल में चीनी, अगर जल में चीनी को मिला देते हैं तो हम चीनी और जल को दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, बिलियन ही दिखाई देगा। बट यहाँ पर पानी में अगर बालू मिला देंगे तो बालू और पानी दोनों दिखाई देगा। इसमें एग्जांपल क्या है, जल में मिट्टी। अगर पानी में मिट्टी मिला देंगे तो मिट्टी और पानी दोनों दिखाई देगा। इसको विषमांगी कहा जाता है। अब बिलियन क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। बिलियन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट, 2 घटक का जरूरत होता है। पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। जिसका मात्रा कम होता है उसको कहते हैं विलेय, जिसका मात्रा ज्यादा होता है उसको कहते हैं विलायक। विलयन की प्रावस्था का मान सदैव 1 होता है। बिलियन के भाग, विलेय वह पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित है उसको विलेय कहा जाता है। जिसे घोल मतलब घुलने भी कहा जा सकता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। विलेय का मतलब होता है सॉल्यूट, विलायक का मतलब होता है सॉल्वेंट, उसके बाद आता है सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में 1 से अधिक विलेय हो सकते हैं। विलायक वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। किसी भी विलयन में विलायक सदैव 1 होता है, मतलब विलायक हमेशा 1 होगा, बट विलेय का संख्या 2 से ज्यादा हो सकता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। विलयन का प्रकार, अब विलयन के अवयवों के मात्रा के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है तनु और सांद्र विलयन, मतलब डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। और जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसको सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होती है उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब उसमें सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट उसमें क्या होता है, उसमें डिजॉल्व रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और ये हो गया अनसैचुरेटेड। तथा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त के लिए आवश्यक मात्रा से कम होता है, मतलब जिसमें और कुछ हम घुला सकते हैं, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। एक होता है अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कहा जाता है। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाता है तब उसको अति संतृप्त यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अवयवों के भौतिक आधार पर विलयन का प्रकार, विलेय, विलायक, विलयन। अगर विलेय गैस, विलायक गैस तो विलयन कैसा होगा, गैसीय। अगर द्रव गैस तो इसको नॉर्मल विलयन कहा जाता है। ठोस गैस रहेगा तो नॉर्मल इसको विलयन कहा जाएगा। एग्जाम्पल O2 + N2, और भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, N2 में क्लोरोफॉर्म, N2 में कपूर। फिर अगर द्रव ले लिया गया तो इसको द्रव विलयन। कहने का मतलब है कि देखिए जहां पर विलायक होता है उसके मात्रा पर, देखिए अगर विलेय गैस हो, द्रव हो, ठोस हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विलायक अगर गैस है तो इसको गैसीय विलयन कहते हैं। अगर विलायक द्रव है तो इसको द्रव विलयन कहते हैं। अगर विलायक ठोस है तो इसको ठोस विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पानी में O2 अल्कोहल प्लस जल, चीनी प्लस पानी। इसमें Pt की सतह पर H2 अमलगम, सोडियम अमलगम, NaHG को अमलगम कहते हैं। सोना प्लस कपूर, कॉपर नहीं, कॉपर है। पहले बात करते हैं विलयन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलेय की मात्रा बट्टा में विलयन या विलायक का मात्रा, ज्यादातर इसमें विलयन लिया जाता है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधि, बहुत सारा विधि होता है। सबसे पहले आ गया द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान और गुणा में 100।
यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है 40 ग्राम KCl को 440 ग्राम जल में घोला जाता है तो KCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो मान लेते हैं कि W है विलेय का भार, तो विलेय क्या हो जाएगा इसमें 40 ग्राम KCl, विलयन का भार कितना दिया हुआ है 440, क्योंकि ये विलायक है और ये विलेय है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा विलयन। तो ऊपर होता है विलेय और नीचे में होता है विलयन, गुना में 100, हमारा आंसर आएगा 9.09%। फिर बात करते हैं आयतन प्रतिशतता। तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, मतलब जो पहले होगा यहाँ पर उसको रखा जाएगा ऊपर, जो बाद में होगा उसको रखा जाएगा नीचे। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट है तो विलेय वाला होता है ऊपर और नीचे वाला होता है विलयन। तो ऊपर है वॉल्यूम तो ऊपर हो गया विलेय का आयतन और नीचे है वॉल्यूम तो नीचे हो गया विलयन का आयतन, गुणन कर देंगे 100। क्वेश्चन है 15 मिलीलीटर एथेनॉल को 300 मिलीलीटर जल में घोला जाता है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलेय हो जाएगा इथेनॉल जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 15 मिलीलीटर, विलायक हो जाएगा पानी जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 300 मिलीलीटर, तो विलयन हो जाएगा अरे हाँ, तो विलयन का आयतन हो जाएगा 315 मिलीलीटर। तो उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर रहेगा विलेय का, नीचे रहेगा विलयन का, गुना में कर देंगे 100, आंसर आ जाएगा 4.76%। अब देखते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पर जो रहेगा वो होता है विलेय का और जो नीचे रहता है वो होता है विलयन का। तो वेट बाई वॉल्यूम है तो विलेय का हो जाएगा वेट और सॉल्यूशन का हो जाएगा वॉल्यूम। तो विलेय का भार बटा विलयन का आयतन है, गुना में 100 कर देंगे। क्वेश्चन है 20 ग्राम चीनी को, तो चीनी क्या हो जाएगा विलेय, तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है 20 ग्राम को जल में घोल करके, तो जल में घोला जाता है तो 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। तो विलयन का आयतन हो गया 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। तो इसमें निकाल देना है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ऊपर रहेगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे रहेगा विलयन का आयतन, गुना में 100। अब ये दिया है 20, ये दिया है 250, मतलब जो आयतन होना चाहिए वो होना चाहिए मिलीलीटर में, तो ऊपर जो द्रव्यमान लिखाएगा वो होना चाहिए ग्राम में, जो कि सवाल में दिया हुआ है। आंसर आ जाएगा इसका 8%। अरे 8% आंसर आ गया। अब आता है ppm, जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। किसी बिलियन के 10 के पावर 6 मतलब कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के पदार्थ के भागों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का द्रव्यमान, गुना में 100। अब ये क्वेश्चन है 9.6 में 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन समुद्री जल के प्रति केजी में घुली है, O2 की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो विलेय का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है विलियन, जो कि प्रति केजी बोला है तो 1 केजी हो गया। अब ppm का बात हो जाएगा तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलयन का द्रव्यमान, गुना में 10 के पावर 6, आंसर आ जाएगा इसका 9.6 ppm। फिर आता है ppb, तो कुछ नहीं 10 के पावर 6 के बदला में 10 के पावर 9 कर देना होता है। फिर यहाँ पर ppb का फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर रहेगा विलेय का द्रव्यमान, नीचे रहेगा विलयन का द्रव्यमान, गुना 10 के पावर 9। मोलरता, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मोलरता क्या होता है? किसी बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता को m से सूचित किया जाता है। यहाँ पर ये m लिखा हुआ है, नहीं m लिखा हुआ है। इसका मोलरता का सर ये तो मोलों की संख्या है। हाँ, मोलों की संख्या तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अनुभार, मतलब ग्राम में दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। हमें मोलरता देखना है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो मोलरता का फॉर्मूला बन गया विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अगर मिलीलीटर लिखेगा तो इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम फॉर्मूला लिख सकते हैं m बराबर n बटा v। तो m बराबर n के बदला में लिख सकते हैं वेट बटा गिवन वेट टाइम में वॉल्यूम इन लीटर। तो m बराबर यहाँ पर हो गया वेट, बटा में हो गया m, ये हो गया v और ये हो गया लीटर। अगर लीटर हटाइएगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। वही यहाँ पर देखिए लीटर हटा करके 1000 से गुना कर दिया गया तो ये मिलीलीटर बन गया। क्वेश्चन 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड मतलब उसका वेट कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का 5.85, उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, और सोडियम क्लोराइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 58.5। तो चूंकि m का फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है ऊपर, अगर ये नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि निकाल दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। पहले क्या होता है m बराबर फॉर्मूला होता है n बटा v। तो n का फॉर्मूला क्या होता है ग्राम में दिया हुआ द्रव्यमान, तो ग्राम में दिया हुआ द्रव्यमान कितना है इतना। अब बटा में होता है आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान कितना, ये दोनों का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा इतना। अब बटा में उसका क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 500।
चूंकि 500 मिलीलीटर है तो इसको किस में बदल देंगे, लीटर में, तो 1000 से गुना भाग करना पड़ेगा, तो भाग करेंगे तो 1000 चल जाएगा ऊपर, तो आंसर आएगा 0.2। यहाँ पर कैपिटल एम लिखा है तो कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर। अब बात करते हैं मोलरता का। विलायक के 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय का मोल बटा विलाय का द्रव्यमान, और वो भी किसमें होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम लिखिएगा तो इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, और बस ये भी फॉर्मूला होता है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, और मैं हमेशा जिस किसी को भी बताता हूँ मैं कहता हूँ डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी जैसा सवाल आएगा वैसा देख लिया जाएगा। क्वेश्चन है 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलेय का भार दिया हुआ है 58.5, विलेय का है, विलायक का है 500 ग्राम, और सोडियम क्लोराइड का अनुभार होता है 58.5। मोलरता निकाल देंगे। विलेय का मोल था 58.5 बटा 58.5, अब बट्टा विलायक का द्रव्यमान है वो भी किसमें होना चाहिए, केजी में। तो द्रव्यमान है 500, और केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो 1000 चल जाएगा ऊपर, इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल पर केजी। तो इसको 2 और स्मॉल m भी लिख सकते हैं, जिसको मोलर कहते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक को, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अब बटा में होता है विलयन का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान क्या तुल्यांकी भार बट्टा में विलयन का आयतन। तो जो तुल्यांकी भार होता है इसका फॉर्मूला होता है वेट बट्टा इक्विवेलेंट वेट। तो n के बदला में हो गया वेट, अब बट्टा में आ गया इक्विवेलेंट वेट, अब बट्टा में हो गया वॉल्यूम, इंटू में हो गया 1000। तो n के बदला में लिख सकते हैं वेट बट्टा इक्विवेलेंट वेट, इंटू में 1000 चला गया ऊपर, अब वॉल्यूम आ गया मिलीलीटर में। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है जिसको तुल्यांकी भार कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अनुभार, जिसको मोलिकुलर वेट बोलते हैं, बटा में आता है संयोजकता, मतलब वैलेंसी। तो ओवरऑल यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल करके आता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी को इनसे सूचित किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और बट्टा में वॉल्यूम। अब फिर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट बटा इक्विवेलेंट मास। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो फिर n बराबर, अब ये जो वेट दिया हुआ है और बट्टा, यहां पर इक्विवेलेंट मास है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट, और बट्टा में वैलेंसी, या वैलेंसी को n फैक्टर भी कहते हैं, इसको इंटू में 1/वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम नीचे है। तो फिर यहां से n बराबर हो जाएगा वेट, अब बट्टा हो जाएगा मोलिकुलर वेट, इंटू में n फैक्टर चला जाएगा ऊपर, इंटू में हो जाएगा 1/वॉल्यूम। तो फिर यहां से लिख सकते हैं नॉर्मलता n बराबर वेट बटा मोलिकुलर वेट को कहते हैं मोल, अब बट्टा में हो गया वॉल्यूम, अब वॉल्यूम हमेशा लीटर में यहाँ पर लिया गया है, इंटू में हो जाएगा फिर n फैक्टर। तो फिर यहाँ से n बराबर, क्योंकि मोल अब बट्टा में वॉल्यूम, तो इसको कहा जाता है मोलारिटी, इंटू में हो गया n फैक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको बताना था, आपको याद रखना है कि n बराबर होता है mx। n बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mx। यहाँ पर n क्या है, तो n है नॉर्मेलिटी, n क्या है, n को कहते हैं मोलारिटी। फिर x क्या है, तो x है वैलेंसी, या x का एक और नाम है n फैक्टर। एसिड के लिए जितना H प्लस होगा उतना उसका n फैक्टर
बेस के लिए जितना OH माइनस होगा उसका उतना n फैक्टर, और सॉल्ट के लिए इस पर जितना चार्ज होगा प्लस या माइनस में उसका उतना n फैक्टर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिलीलीटर जल में घोला जाता है तो विलयन का निर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है 8 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार कितना होता है 40, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा अनुभार बटा संयोजकता, तो 40 बटा सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH का संख्या कितना है 1, तो 40 बटा 1 बराबर कितना हो गया 40। फॉर्मूला क्या हो जाता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बटा वॉल्यूम, तो वेट का मान दिया हुआ है 8, इक्विवेलेंट वेट आ गया है 40 और 1000 चला गया है ऊपर, अब वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा 2। मोल फ्रैक्शन जिसको मोल प्रभाज कहा जाता है इसको साई से सूचित किया जाता है, बहुत लोग इसको एक्स से सूचित करके बताते हैं। ये एक्स नहीं होता, ये साई होता है। अब चूंकि बच्चा आसानी से समझ जाए इसलिए वहां पर बता दिया जाता है एक्स, लेकिन आप लोग को भी समझना है कि रियलिटी में इसको साई से सूचित किया जाता है, एक्स नहीं होता है। मोल प्रभाज है, इसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। एक विलय में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। अब मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है घटक का मोलों का संख्या बटा में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अगर विलय का बात करें तो विलय का मोल प्रभाज हो जाएगा, मतलब विलय का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा n बटा n प्लस n। स्मॉल n का मतलब होता है विलय का मोलों की संख्या, कैपिटल N का मतलब होता है विलायक का मोलों का संख्या। तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा कैपिटल N बटा n प्लस n, मतलब ऊपर जिसका निकालना है उसका मोल अब बट्टा में टोटल मोल। ये क्वेश्चन दिया गया है 72 ग्राम H2 और 46 ग्राम C2H5, OH मतलब इथाइल अल्कोहल के विलयन में दोनों मोल का प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो विलय है इसमें 46 ग्राम, विलायक है 72 ग्राम, अल्कोहल का अनुभार होता है 46, H2O का अनुभार होता है 18, तो मोल प्रभाज हो जाएगा किसका, मतलब ये इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा विलायक और H2O क्या हो जाएगा विलयन। एक मिनट, H2O हो जाएगा विलय और इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा विलायक। तो पहले विलायक का निकाल लेते हैं, तो पहले ऊपर लिखेंगे विलायक का मोल। तो विलायक का मोल दिया हुआ है 46 और इसका आणविक भार होता है 46, और यहाँ पर फिर निकालेंगे विलयन का विलय का, तो विलय का दिया हुआ है 72, इसका आणविक भार होता है 18। तो यहाँ पर हो गया 46 अब बटा में टोटल, तो टोटल करने के लिए जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन और प्लस में इसका भी आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। चलिए बात करते हैं विलयन की मोलारता और नॉर्मलता में संबंध, जो कि मैं अभी आपको दिखाया है कि मोलारता बराबर होता है मोलारता इंटू अम्लीयता क्षारीयता, जिसको n बराबर m इंटू n फैक्टर लिखा गया था। ये सब हाँ विलयता जरूरी है। विलयता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाते हैं उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। और विलयता का जो गैसों के द्रव में विलयता होता है, भिन्न भिन्न गैसों के द्रव में विलयता भिन्न भिन्न होता है, ये तो बात सही है। अब जैसे O2 जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि कुछ अन्य गैसें जैसे CO2 HCl इत्यादि जल में घुलनशील होती है। गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जाता है। सामान्य ताप दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलयता बढ़ती है। जैसे गैस अगर हीलियम लेते हैं, N2 लेते हैं, H2 लेते हैं, O2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, H2S लेते हैं, तो मतलब एक कोफिशिएंट होता है जो कि हम गैसेस चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में, मतलब अगर कोई गैस किसी द्रव में घुलता है तो स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में घुलनशीलता या विलयता मतलब गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब जो गैस का द्रव्यमान घुलेगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसका द्रव्यमान घुलता है, किसी गैस के द्रव में घुलनशीलता उस गैस के दाब के समानुपाती। मतलब कि अगर किसी गैस को किसी विलयन में डालेंगे तो उसका जो मास होगा उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसको कहा जाता है हेनरी का नियम। तो फॉर्मूला होता है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो m बराबर हो जाएगा kp। m का मतलब होता है घुली हुई गैस की मात्रा, p का मतलब होता है इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था पर गैस का दाब, k का मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, समानुपाती स्थिरांक। यदि विलयता को विलयन में गैस के घोल पर अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस वाष्प अवस्था में आंशिक दाब
मतलब होता है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मोल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है जिसको हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। यदि P स्थिर है तो गैस का मोल अंश में हेनरी स्थिरांक के बीच समानुपाती होता है। अगर KH बढ़ाइएगा तो उसका मोल फ्रैक्शन घट जाएगा। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसको हेनरी के नियम की सीमाएं कहते हैं। हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है। जैसे कि क्या होता है कि थम्स अप, स्प्राइट या माजा जो होता है उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको खोलने पर उसमें से आवाज निकलता है, एकदम बदबदाहट के साथ उसमें से आवाज निकलने आता है। तो वो हेनरी के नियम के कारण होता है। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। मैं अभी बताया हूँ कि जितने भी हमारे पास थम्स अप, स्प्राइट, कोको कोला जितने भी आते हैं उसके जो बोतल होता है उसमें CO2 को मतलब हाई प्रेशर पर उसमें डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका विलेयता क्या हो जाए, विलेयता को बढ़ाने के लिए मतलब उसका विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ में वायुमंडलीय गैस N2, O2 आदि रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन तो शरीर की मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर में विलय होती है, मतलब नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लड में जाकर के मिल जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण घुली हुई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन में बुलबुले बनते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका स्पंदनों को प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे बेंस कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होती है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर के तनु की वायु का उपयोग किया जाता है। मतलब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गोताखोर हीलियम को लेकर के क्यों जाते हैं, क्योंकि हीलियम जल में घुलनशील होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को पर्वतारोही के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा निम्न हो जाती है। इसके कारण पर्वतारोही कमजोरी महसूस करते हैं और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। वो सब हेनरी का नियम का बात था। अब बात कर लेते हैं वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर का। द्रव और उसकी वाष्प के मध्य समावस्था में स्थिर ताप पर रहने वाला वाष्प दाब कहलाता है या वेपर प्रेशर कहलाता है। द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, वाष्प से द्रव प्रक्रिया को बनने को संघनन कहते हैं। मतलब ये होता है वेपोराइजेशन और ये होता है कंडेंसेशन। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग अनुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। मतलब वैसा गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसको अनुसंख्य गुण धर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का ताप दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ऊपर जो हेनरी में बताया गया है वही राउल्ट में भी यूज होता है। अब जैसे कि यहाँ पर एक शुद्ध द्रव का वाष्प है Pa और यहाँ पर Pb है, दोनों को मिला दिया गया। तो Pa का मतलब यहाँ पर हो जाएगा द्रव A का आंशिक दाब और Pb का मतलब हो जाएगा द्रव B का आंशिक दाब, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B जो टोटल। और यहाँ पर ये है प्योर, तो प्योर है तो P0 A है और यहाँ पर प्योर है तो P0 B है। दोनों को मिला दिया गया है तो Pa हो गया और ये Pb हो गया। माना कि दो द्रव A और B से विलयन बनाया गया है। विलयन में द्रव A का आंशिक दाब Pa और मतलब विलयन में घोलने से पहले नहीं, जब घोल दिया गया तब, और द्रव B का आंशिक दाब Pb है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार जो Pa होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 से, मतलब जो A होगा उसके मोल फ्रैक्शन को, जो B होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से Pa बराबर लिखा जाएगा P0 इंटू x से और Pb बराबर लिखा जाएगा P0 इंटू xb। और जो टोटल प्रेशर होता है, मतलब जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है Pa प्लस Pb दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो Pa से होता है वो विलयन का कुल वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब हो जाता है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, जो राउल्ट का नियम को पालन करता है उसको आदर्श कहते हैं, जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श कहते हैं। मतलब एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे बेंजीन टॉल्यूइन, इथाइल ब्रोमाइड। मतलब कि देखिए अगर पोलर पोलर होगा तो आइडियल होगा, नॉन पोलर होगा तो आइडियल होगा। अगर पोलर नॉन पोलर आ गया आइडियल नहीं होगा।
अगर नॉन पोलर पोलर हो गया तो आइडियल नहीं होगा। इसमें एक बात कहा जाता है लाइक डिजर्व्स लाइक, मतलब जो जैसा रहेगा उसके साथ घुलना पसंद करता है। पोलर पोलर के साथ रहना पसंद करेगा, नॉन पोलर के साथ रहना पसंद करेगा। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये राउल्ट के नियम मतलब ये आइडियल का बात हो रहा है। आइडियल के लिए डेल्टा एच का मान 0 होता है, मतलब दोनों को मिलाने पर ऊष्मा ना तो अवशोषित होता है और ना ही उत्सर्जित होता है। डेल्टा V का मान 0 होता है, अर्थात तो दोनों को मिलाने पर न तो आयतन बढ़ता है और ना ही आयतन घटता है। अनादर्श विलयन, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे अनादर्श मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं और इसमें डेल्टा H का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है स्थिर क्वथनांक की या स्थिर क्वाथी मिश्रण बोला जाता है इसको। एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो AZEOTROPIC, एजियोट्रोपिक मिक्सचर इसको कहा जाता है। दो द्रव्यों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, तो द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण की एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। ये अनादर्श विलयनों से बनता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्चतम क्वथनांक वाला और एक होता है न्यूनतम क्वथनांक वाला। तो इनका क्वथनांक दोनों घटकों के द्रवों से अधिक होता है तो इसका कम होता है। ये ऋणात्मक विचलन को दिखाता है तो ये धनात्मक विचलन को दिखाता है। अब बात करते हैं अनुसंध के गुणधर्म, जो मैं आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसको अनुसंध के गुणधर्म कहते हैं। विलयन में अनुसंध के गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कणों की संख्या। विलयन का अनुसंध के गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। वाष्पन में अधिकता, अपेक्षिक अवनमन मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो सबसे पहले वाला था वाष्प दाब में अपेक्षिक नवनम, इसका मतलब होता है RLVP। मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखाता हूँ। इसको RLVP कहते हैं, RLVP। इसका मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग इन VP मतलब होता है वेपर प्रेशर। क्वथनांक मूल्यांकन का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हिमांक नवनमन का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्रसरण का दाब का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रकार का होता है अनुसंध के गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बात कर लेते हैं। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS बटा P0 माइनस PS बटा P। मतलब ये हो गया सॉल्यूशन के साथ का प्रेशर और ये हो गया जब फ्री था उस वक्त का प्रेशर, दोनों को घटा देंगे बटा P0 कर देंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभास के बराबर होता है। मतलब ये जो चीज लिखा गया है ये मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, वो भी किसका, विलेय का। तो P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N बटा N प्लस N हो गया। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसके लिए N बटा N लिख देते हैं। मतलब ये फॉर्मूला आप नॉर्मली याद रखिए, या ये वाला ज्यादातर ये चलता है। अब चलिए एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट का बात कर लेते हैं। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन दिया गया है। किसी शुद्ध विलायक के अवाष्पशील विलेय के घोल को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक मतलब जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी का वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप घटने लगता है। तो जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है
उसको हम डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी। एम का मतलब होता है मोललता। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं केबी। केबी का नाम होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, या इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ से डेल्टा केबी का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीवी का एक फॉर्मूला हो जाएगा केबी इंटू एम, और बाद में एम का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो आ जाएगा। और डेल्टा टीवी के बदला में लिखते हैं 1000 गुने केबी इंटू डब्ल्यू बटा डब्ल्यू इंटू एम। तो ये कंफ्यूजन कर देता है, तो कंफ्यूजन से अच्छा है कि डायरेक्ट इसको याद रखेंगे और किसी को याद नहीं रखना है। अगर डायरेक्ट इसको याद रखेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसको कहा जाता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी का मतलब होता है कितना टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मान कितना बढ़ गया। अब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये सब चीज ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट का मान होता है वो घट जाता है। अब कितना घटेगा, तो डेल्टा टीएफ घट जाएगा, जिसको टी नॉट एफ माइनस टी एफ कहा गया है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम का, और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा के एफ, जिसको कहा जाता है मोलर अवनमन स्थिरांक, या इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समीकरण 1 समीकरण 2 से जो पाई होता है वो सीटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से कांस्टेंट आएगा जिसको कहते हैं आर, तो पाई बराबर हो गया सी आर टी, और इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये आता है पीवी बराबर एन आर टी से। समपराशरी विलयन, मतलब वैसा दो विलयन जिसका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उसको समपराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी, तो दो विलयन में अल्प पराशरी और अति पराशरी, तो एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। वांट हफ कारक या वांट हफ फैक्टर कहते हैं। यदि किसी अनुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को, मतलब किसी अनुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और सामान्य मान मतलब होता है नॉर्मल वैल्यू के रेशियो को क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये जो बात लिखा गया है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बटा नॉर्मल वैल्यू, वही ठीक रहेगा। देखिए हाँ, मैं इस पर फोकस नहीं करना, इस पर फोकस कीजिए। किसी अनुसंख्य गुणधर्म का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्रायोगिक मान, अब बट्टा, ये बट्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, बट्टा ऐसे होगा, उसका अनुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। तो जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, अगर वो नॉन आइडियल है तो उस नॉन आइडियल को आइडियल बनाने के लिए उसमें वांट ऑफ फैक्टर से गुना कर दिया जाता है। तो आर एल वी के बदला में लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर आई, आई इंटू में हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, पाई बराबर हो जाएगा आई इंटू में हो जाएगा सी आर टी, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आई इंटू के एस इंटू एम। तो दिस इज द एंड ऑफ योर ब्यूटीफुल चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।